नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में मैं भारती कुमारी फिर से हाजिर हूँ लेकर आप सबके लिए केशव प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ उपन्यास कोहबर की शर्त। आज कोहबर की शर्त का आखिरी भाग है। पिछले भाग में आपने सुना कि ओंकार की मौत के बाद घर की स्थिति धीरे धीरे ठीक होती है, फसल की कटाई होती है, फसल बहुत अच्छी होती है और गुंजा के पिता वैद्य जी बार बार जब भी आते हैं वो गुंजा से चंदन के ब्याह के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि चंदन से बात करे और उसे ब्याह के लिए राजी करे। तो गुंजा चंदन से ब्याह की बात करती है। चंदन एकदम ही ब्याह को तैयार नहीं है, लेकिन गुंजा उसे मना लेती है। तो चंदन एक शर्त पे तैयार होता है कि वो चौबे छपरा यानी गुंजा के गांव में ब्याह नहीं करेगा, लेकिन वो ओंकार की बरसी के बाद ब्याह करने की सोच सकता है। तो गुंजा थोड़ी खुश हो जाती है इस बात से। अब आगे, जैसे सागर की लहर आए पर तीर का भी सभी कुछ बहा ले जाए, खेलने वाले बच्चे तीर पर छूटे हुए शंख और सीपियां ही बटोर कर संतोष करें, गुंजा को भी कुछ वैसा ही लगा। नए सिरे से उसने जिंदगी शुरू की। चले गए का मन में जितना दुख था, बचे हुए का उतना ही बड़ा आसरा था। गुंजा इसी आधार पर अटक गई। बिखरे मन को समेटना शुरू कर दिया। मन तो सिमट गया, लेकिन देह को बटोर ना सकी। तन की कमजोरी धीरे धीरे बढ़ने लगी। महीने में 3-4 दिन ना नहा सकने की जगह 8-8 दिन तक वो नहा नहीं पाती। इन 8 दिनों में देह से जरूरत से अधिक रक्त निकल जाता। कमजोरी बढ़ी तो बेहोशी के दौरे भी बढ़ने लगे। अब चंदन नई मुसीबत में पड़ गया। वैद्य जी हर दूसरे तीसरे दिन आकर गुंजा को देख जाते और दवा दे जाते। आने जाने की परेशानी से बचने के लिए वैद्य जी ने गुंजा को चौबे छपरा ही चलने को कहा, लेकिन गुंजा ने मना कर दिया। दवा से अच्छा होना है तो यहीं रहकर अच्छा हुआ जा सकता है। आषाढ़ लग गया था। पानी 1-2 बार बरस गया तो लोग हल बैल लेकर खेत जोतने को दौड़े, लेकिन चंदन सुस्त रहा। गुंजा ने चंदन से पूछा, समूहुत नहीं करोगे चंदन? नहीं, अभी तो मन नहीं करता, और इस साल बाढ़ आने की पारी है। भदई बोने से कोई लाभ भी नहीं होगा। पहले से ही खराब सोचोगे तो कैसे होगा चंदन? अरे जो मेरा मन कहता है मैं वही करता हूं गुंजा। मन के खिलाफ जब कभी किया तो भोगना पड़ा है। ये सुनकर गुंजा चुप लगा गई। आषाढ़ बीतते बीतते गुंजा ने चारपाई पकड़ ली। चंदन का एक पैर खंड में तो दूसरा घर में रहने लगा। गुंजा कब बेहोश हो जाए अंदाजा नहीं लग पाता। जब वो बाहर जाता तो रामू को घर में बिठा जाता। रामू को भी उसने नाक दबाकर मुंह पर पानी के छींटे मारने की तरकीब सिखा दी थी। घर में खाना बनाना, खंड में बैलों की देख रेख करना और फिर गुंजा को संभालना, समय से दवाई देना, चंदन के सिर पर यह सब एक साथ ही आ पड़ा था। वैद्य जी की दवा से गुंजा को विशेष लाभ नहीं हुआ, तो चंदन ने दूसरे वैद्य को बुलाया क्या, गुंजा के पिता वैद्य जी स्वयं ही दूसरे वैद्य को लेकर आए, लेकिन हालत में बहुत सुधार नहीं हुआ। चारपाई पर बैठने या उठने के लिए चंदन को ही सहारा देना पड़ता। घर का सारा उत्साह थम गया। कोने कोने में जैसे सूनापन भरने लगा। चंदन के मुंह पर एक नई उदासी छाने लगी, अजीब सी करुणा भरी उदासी। भैंस बिसुक गई थी। सेवा न होने से कुसारी हो गई थी। चंदन ने गुंजा को बिना बताए ही भैंस को बेच दिया। केवल गाय लगती थी, जिससे घर का काम किसी तरह चल जाता था। द्वार पर के कामों को जल्दी से निपटा कर चंदन घर आ जाता। कमजोर होने से गुंजा चिड़चिड़ी हो गई थी। तनिक सी देर में मुंह फुला लेती या रोने लगती। चंदन को उसे मनाने और चुप कराने में ही परेशानी होने लगी, लेकिन चंदन गुंजा की सेवा में तनिक भी थका नहीं। नियम से गुंजा को भोर में उठाता, दतवन कुल्ला कराता, दवाई पिलाता, बिस्तर झाड़ता, दूध देता,
वैद्य जी के बताए अनुसार भोजन देता। गुंजा की सेवा में चंदन तन्मय हो गया, जैसे सेवा करने की मन की कोई पुरानी साध पूरी करने लगा। और गुंजा थी जो बैसाख की नदी की भांति धीरे धीरे कम होने लगी। चेहरे की आभा बिलाने लगी, भरा हुआ गोल मुंह दबने लगा, कनपटी दोनों ओर से दब गई, गाल की हड्डियां उभर आई, देह खाट पर जैसे सट गई। बहुत दिनों से बालों में कंघी नहीं हो पाई थी, इसलिए सिर में खुजली हो रही थी। पहले चारपाई पर बैठ कर ही वो कंघी कर लेती, पर जब देह में उतना भी बल ना रहा तो वो लाचार हो गई। सिर की चुनचुनाहट जब अधिक बढ़ गई तो उसने चंदन से कंघी मांगी। कंघी तो हाथ में पकड़ ली, लेकिन बाहों में इतनी शक्ति न थी कि कंघी से बालों को खींच सके। हार कर कंघी सिरहाने रखती। चंदन ने कंघी ले ली और सिरहाने पीढ़े पर बैठकर गुंजा के बालों को हाथ लगाया। गुंजा की आंखें भर आई। वो बोली, तो अब ये भी करोगे? जितना इस भाग्य में लिखा है उतना तो करना ही पड़ेगा ना गुंजा। अच्छा तो ये होता चंदन की कैंची से इन बालों को ही काट देते। क्या? हाँ, मैं ठीक कहती हूँ। मुझ में दम नहीं है कि अब दूसरे तीसरे दिन इसमें कंघी करूं, और तुम अकेली देह क्या क्या करोगे? बालों में लाटा बन जाएंगे, तब तो और भी तकलीफ होगी। पर गुंजा, इतने लंबे लंबे बाल फिर कितने दिन में उगेंगे ये भी सोचती हो? अब वे उग कर करेंगे ही क्या चंदन? अब ये किस काम के रहे? अब तो इनको संवारने में भी लोगों को बुरा लगेगा। कहाँ पर करूं मैं सिंगार? चंदन कुछ नहीं बोला, बालों में कंघी करता रहा। 4-5 बार में ही टूटे हुए बालों से कंघी भर जाती। चंदन जब कंघी साफ करने लगा तो गुंजा फिर बोली, इन्हें टिकना नहीं है चंदन, ऐसी बीमारी में ये बाल बचेंगे नहीं। मेरा मोह ना करो, इन्हें काट डालो। तुम्हारा मोह मैंने किया ही कब है गुंजा? और अब मोह करने ना करने से होता ही क्या है? जैसे देह के लिए दवा खा रही हो, वैसे ही इनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। आखिर ये भी तो उसी देह में है। तुम तो मानते ही नहीं हो। मैं तो कहती हूँ कि अब दवा पाने भी बंद कर दो। जिससे कुछ लाभ ही ना हो, उसे खाना ना खाना दोनों बराबर है। जब दुख ही भोगना है तो दुनिया भर की परेशानी में अपने को डालने से क्या लाभ? चंदन थोड़े गुस्से में बोला, बकबक ना करो, चुपचाप पड़े रहो। जब बोलना चाहिए था उस समय तो मुंह में ताला पड़ा था, जब चुप रहना चाहिए तो दुनिया भर का ज्ञान उपदेश छांट रही हो। कंघी करने में मुट्ठी भर बाल टूट कर निकल गए। धरती पर गिरे हुए बालों को फेंकने के लिए चंदन उठाने लगा तो करवट घूम कर गुंजा बोली, देखा, तुम मेरा कहा तो मानते नहीं हो। चंदन कुछ नहीं बोला, जंगले से बालों को घुमेट कर बाहर फेंक दिया। गुंजा फिर टुकुर टुकुर ताकती रही। 15-20 दिन बाद गुंजा की हालत सुधरने लगी। सावन की बरसात शुरू हो गई थी। 10-12 दिन जाते जाते सोना में जल भर गया। चारों ओर हरियाली छा गई। लोगों ने भदई बो दी थी, लेकिन चंदन था कि गुंजा की बीमारी से कुछ कर ही ना पाया। पचीसा ने अपने मन में थोड़ा सा खेत बो दिया था। खेत और खंड की देखरेख पचीसा ही करने लगा था। रात को वो अपने घर ना रहकर चंदन के द्वार पर ही सोता, क्योंकि चंदन के लिए रात में भी घर में रहना जरूरी हो गया था। गुंजा का बुखार धीरे धीरे घटने लगा। बेहोशी के दौरे भी देर से आने लगे। इस बार वैद्य जी ने नाक में डालने की ऐसी दवा दी थी जो तुरंत बेहोशी को दूर कर देती थी। इसीलिए बेहोशी के बाद होने वाली कमजोरी से गुंजा बचने लगी। वैद्य जी के चेहरे पर प्रसन्नता दिखी तो चंदन को अपार खुशी हुई। सोना का जल धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। भादो लगते ही गंगा जी ने भी जोर पकड़ा तो सोना और भी उफन गई। दोनों ओर के सरेहों में जल भर गए। बलिहार के चारों ओर बाढ़ आ गई। खेतों की फसल
एकदम डूब गई और लोग वाहनों पर इधर उधर जाने लगे। इन 20-25 दिनों में गुंजा की स्थिति काफी संभल गई, लेकिन मासिक धर्म के समय फिर जरूरत से अधिक खून जाने लगा। चौथे 5वें दिन तो देह में अपार शिथिलता आ जाती। बिस्तरे की चादर अक्सर खराब हो जाती। चंदन ने पचीसा को वैद्य जी के पास चौबे छपरा दौड़ाया। एक दिन दोपहर को खाकर गुंजा सो गई थी। सोकर उठने के बाद दवा में मिलाकर देने के लिए चंदन पान का रस निकाल रहा था। सोई सोई ही गुंजा हिचक हिचक कर रोने लगी। चंदन रस गारना छोड़कर गुंजा को जगाने लगा। गुंजा ने आंखें खोली तो चंदन को अपने ऊपर झुका देख उसकी दोनों बाहें पकड़कर जैसे डर कर बोली, चंदन, अरे क्या बात है, रो क्यों रही हो? चंदन गुंजा के आंचल से ही गुंजा की आंखें पोंछने लगा। गुंजा तेज हाँफ रही थी। चंदन ने फिर पूछा, आखिर क्या हुआ गुंजा, डर गई क्या? गुंजा की आंखें एकदम सफेद हो गई थी। डरी हुई धसी आंखों के सफेद कोए अजीब से लग रहे थे। 5-7 मिनट के बाद गुंजा कुछ ठीक हुई तो उसने चंदन की बाहें छोड़ दी। चंदन खाट की पाटी पर बैठ गया तो चित लेटी हुई गुंजा चंदन का मुंह निहारने लगी। कुछ बोलोगी नहीं, क्या सोच रही हो? गुंजा बोली, सोच रही हूँ कि बहिना के ब्याह में कोहबर की रात जब तुम ऊँग रहे थे तो तुम्हारे मुंह पर पानी डालकर आंचल से मैंने तुम्हारा मुंह पोंछा था, याद है चंदन? और आज तुम मेरे आंसू पोंछ रहे हो। लू की गरम बयार जैसे देह के असंख्य रोंगटे खड़े कर दे, चंदन वैसी ही बयार की चपेट में आ गया। भूल गए क्या चंदन? नहीं, याद है गुंजा, और ये भी याद है कि उसी रात तुमने एक शर्त भी बंधी थी। लेकिन शर्त क्या थी ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया। गुंजा की आंखों के कोरों से फिर टप टप आंसू गिरने लगे। चंदन के मुंह पर निगाह गड़ा, जैसे कहीं दूर देखती हुई जोर लगाकर सांस खींचकर बोली, अच्छा ही हुआ चंदन जो नहीं समझी। वो तो ऐसी शर्त थी जिससे हम दोनों ही हार गए। गुंजा की सांस फिर तेज चलने लगी। कमर के नीचे बिस्तरे की चादर खून से तर हो गई थी। चादर बदलने के लिए चंदन ने गुंजा को करवट लिवाया तो मूर्छा का आक्रमण हो गया और वो आंखें मूंद कर जैसे किसी शून्य में खो गई। चंदन उसकी नाक में दवा डालकर बेहोशी दूर होने की प्रतीक्षा में चिंतित डरे मन से उसके सिरहाने बैठ गया। गुंजा के चेहरे पर पसीने की बूंदें मोती के दानों की तरह उभरने लगी। चंदन अपने गमछे से धीरे धीरे उन्हें पूछता जा रहा था। लगभग 20-25 मिनट के बाद गुंजा ने फिर पहले ही सी डरी हुई आंखें खोल दी। वो चारों ओर देख कर बोली, चंदन, क्या है गुंजा? मेरे सामने आओ चंदन, इस तरफ। चंदन गुंजा की खाट की दाहिनी पाटी पर बैठ गया। गुंजा का चेहरा इस बार पहले से अधिक भयभीत लग रहा था, बेहद डरा हुआ। मैं यही हूँ गुंजा, तुम इतनी घबराती क्यों हो? मैंने अभी एक सपना देखा चंदन कि आसमान में चारों ओर काले काले घटाटोप बादल घिरे हैं और एक बहुत चौड़ी नदी है जिसके किनारे बहुत ऊंचे हैं। उसी के किनारे किनारे आगे आगे तुम, पीछे पीछे मैं चल रही हूँ। गुंजा की सांस फिर तेज होने लगी। सीना फूलने चिपकने लगा। बहुत ही कोशिश के साथ वो फिर कहने लगी, और चंदन, मेरी गोद में एक छोटा सा बच्चा है। बच्चे को गोद में चिपकाए तुमसे सटी हुई मैं जल्दी जल्दी दौड़ रही हूँ और बलिहार के लोग हम लोगों को खेदते हुए पीछे पीछे चले आ रहे हैं। एकाएक तुम्हारे पांव के नीचे का कगार फट जाता है और तुम नदी में गिरकर डूब जाते हो। चंदन, तुम डूब जाते हो। गुंजा की सांस ये कहते हुए फिर तेज हो चली। मुंह पसीने से तर होने लगा।
चंदन उसके मुंह पर हवा करते हुए बोला, लेकिन तुम इतना हाफती क्यों हो? सपने से इतना क्यों डरना? नहीं नहीं चंदन, मेरे सपने झूठे नहीं होते। ब्याह से पहले जो सपना देखा था वो एकदम सच हुआ था, और ये भी सच होगा क्या? क्या कभी ऐसा हो सकता है चंदन? हाफती हुए उस बेहद डरे स्वर में गुंजा बोली, तब क्या होगा चंदन? फिर गले से हल्की सी आवाज निकलते निकलते गले में अटक गई। गुंजा की आंखें मुंद गई, चेहरा शांत, स्निग्ध और शीतल हो गया। चंदन ने समझा बेहोशी का दौरा आया है। नाक में दवा डाल गुंजा के होश में आने की प्रतीक्षा में वो चुपचाप बैठा रहा। ठीक उसी समय वैद्य जी पहुंचे। बेटी की नासिका पकड़ी तो चौंक गए। कनपट्टी के नीचे दबी हुई हथेली पकड़कर बांह सीधी करने लगे तो चंदन गुंजा का सिर उठा सहारा देने लगा। छोड़ दो चंदन, अब छोड़ दो। क्यों, क्या हुआ वैद्य जी? जो होना था सो हो गया चंदन, हमारी गुंजा चली गई। बसवारी में पानी भरा था। बाढ़ के दिनों में सांप प्रायः इन बांसों पर ही लिपटे रहते थे, इसीलिए बांस काटना खतरनाक काम था। सांझ हो चली थी तो ये काम और भी कठिन था, लेकिन बांस तो काटना ही था। चंदन चुपचाप दीवार के सहारे पीठ टेक कर जड़वत बैठा रहा। सभी लोग उसे समझा रहे थे। वैद्य जी बार बार उससे उठने को कह रहे थे कि देर हो रही है चंदन, बाढ़ का दिन है, अंत्येष्टि क्रिया आज ही हो जानी चाहिए। लेकिन चंदन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। कफन पहनाना था, देर हो रही थी। पचीसा आया और चंदन के दोनों कांखों के पीछे हाथ लगा जबरदस्ती उठाकर आंगन में ले आया। बांस भी वही काट लाया था। अर्थी बन गई थी। गुंजा के शव को स्नान कराकर कफन पहना दिया गया तो घर में से विमान पर रखने के लिए वैद्य जी ने चंदन का कंधा पकड़कर उठाया। क्या है? उठो चंदन, हमारे साथ भीतर आओ। चंदन चुपचाप उठ गया। घर में गुंजा कफन में लिपटी हुई धरती पर पड़ी थी। ये क्या? चंदन ठिठक गया। कुछ नहीं चंदन, कुछ नहीं, धीरज धरो। आओ, उठाने में सहारा दो। मन में ढांढस करो चंदन। गर्दन और कंधे के नीचे हाथ लगाओ। गर्दन की ओर चंदन और पैर की ओर वैद्य जी ने सबको उठाकर आंगन में रखे हुए विमान पर लिटा दिया। लोग अर्थी उठाने के लिए तैयार खड़े थे। सबसे पहले रामू को कंधा लगाना था। वैद्य जी कुछ बोल ना पाए। फिर चंदन ने अर्थी में हाथ लगाया। एक ओर चंदन, दूसरी ओर वैद्य जी, पीछे की ओर गांव के 2 आदमी और थे। अर्थी मचर मचर करती हुई कंधों पर उठ गई। ले बाबुल घर आपनो, मैं चली पिया के देश। मरघट तो पानी में डूबा था, चलाने की कोई सुविधा नहीं थी। शव को केवल जल में प्रवाह कर देना था। गंगा जी का जल तो चारों ओर फैला था, किंतु शव को गंगा की मुख्य धारा में ही डालना था। गंगा जी वहां से लगभग 2 मील पड़ती थी। गांव के किनारे 4 डोंगियां आदमियों से भरी हुई तैयार थी। 5वीं डोंगी के बीच की जगह चांचर से पाट कर अर्थी रखने के लायक जगह बनाई गई। अगली फेंक पर चंदन, वैद्य जी और रामू बैठे। पीछे की ओर 3-4 लोग। आगे पीछे अगल बगल पांचों डोंगियां बरसात की उस अंधेरी रात में गंगा जी की ओर बढ़ी। सुनसान भयानक रात, केवल एक नाव पर जलती लालटेन का प्रकाश आगे की राह दिखा रहा था। आकाश के घने बादल, भूरे बादलों ने विदा की इस बेला को और भी भारी कर दिया था। बलिहार छूटा, गंगापुर की घनी बसवारियों से भी आगे निकल गए। गंगा जी की मुख्य धारा अभी आधा मील दूर थी।
बाढ़ का उफनता हुआ जल लोगों के मन में और भी भय भर रहा था। गंगा की बीच धारा में जब डोंगियां पहुंच गई तो पुरोहित ने गुंजा के मुंह पर का कपड़ा हटाते हुए कहा, बेटी का मुंह आखिरी बार देख लीजिए वैद्य जी। वैद्य जी कुछ पास सरक आए। लालटेन की रोशनी मुंह पर कर दी गई। वैद्य जी पीछे हटते हुए बोले, चंदन तुम भी आ जाओ। चंदन ने पास जाकर गुंजा के मुंह पर का कपड़ा अच्छी तरह हटा दिया। लालटेन अपने हाथ में लेकर बत्ती उकसाकर रोशनी तेज कर दी। घुंघराले बाल, उभरे ललाट के नीचे मुंदी हुई आंखें जैसे गाढ़ी निद्रा में लीन। वैद्य जी मुंह तोप दूं? चंदन ने पूछा। वैद्य जी फफक कर रो पड़े। चंदन ने मुंह ढक दिया। आगे पीछे दोनों बांसों में मिट्टी के 4 घड़े मजबूती से बांध दिए गए। 2 डोंगियां कठिनाई से सटाकर पानी में अर्थी उतारी जाने लगी। एक ओर के बांस चंदन पकड़े था और दूसरी ओर के 2 आदमी। चंदन साथ के छोड़ना एक साथ, वैद्य जी बोले। पहले घड़ों में जल भर दिया गया, फिर लोग एक दूसरे को से छोड़ने के लिए कहने लगे, लेकिन चंदन था जो बांस को पकड़े रहा। वो छोड़ ही नहीं रहा था। चंदन छोड़ो, छोड़ो चंदन, खतरा करोगे क्या? बड़ी गंगा की धारा है, नाव पलट जाएगी। वैद्य जी ने चंदन का हाथ झकझोर कर छुड़ा दिया। गहरे अतल जल में गुंजा समा गई। हल्की सी एक भंवर आई, लेकिन साध कर हिसाब से नावें बलियार की ओर मोड़ दी गई। गांव की ओर पीठ करके बैठा हुआ चंदन भंवरों से भरी हुई उस मटमैली धारा की ओर चुपचाप देखता रहा। फिर अपने मुड़े हुए दोनों घुटनों के बीच सिर टेक उसने आंखें मूंद ली। ये उपन्यास आज यहीं खत्म होता है। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में केशव प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ उपन्यास कोहबर की शर्त का आखिरी भाग। अगर आप और भी किसी रचनाकार की कोई कृति ऑडियो फॉर्म में सुनना चाहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें हम पढ़ नहीं पाते तो वो सुनना ज्यादा सरल होता है। अगर आप और कुछ सुनना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलती हूँ किसी एक नए रचना के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।